हारू तो एक ऐसा लड़का था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका था और एक लूजर की तरह जी रहा था, जिसे अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन तभी अचानक उसके फोन से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उसे हेवनली डिमेंशन में पहुंचा दिया। वहाँ एक एंजल ने उसका स्वागत किया और उसे दोबारा जन्म लेने के लिए बधाई दी। साथ ही उस एंजल ने उसे बहुत सारी जबरदस्त शक्तियाँ दी, जो उसके नए जीवन में बहुत काम आने वाली थी। लेकिन हारूतो का तो सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपनी पूरी जिंदगी बस एनिमे देखता रहे। इसीलिए उसने एंजल से गुजारिश की कि उसे बस दोबारा जन्म दे दिया जाए। जैसे ही उसने ये कहा, वो एक नई दुनिया में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। उसके माता पिता बहुत खुश थे कि बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ है, और जब उसके पिता ने उसके हाथ पर वो रॉयल निशान देखा तो उन्हें पक्का भरोसा हो गया कि ये उन्हीं का बेटा है। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा किसी बहुत बड़े हीरो की तरह पावरफुल बनेगा। उसकी माँ ने भी यही कहा कि उसने एक बहुत शक्तिशाली बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे की असली शक्ति को नापने के लिए एक इन्फिनिटी ऑब लाया गया। जैसे ही हारूतो उस ऑब के पास आया, पूरा कमरा एक अजीब सी जादुई ऑरा से भर गया। इतनी तेज रिएक्शन देखकर सबको लगा कि वो कम से कम लेवल 50 का तो होगा ही, लेकिन ऑर्ब ने दिखाया कि वो तो सिर्फ लेवल 2 का था और उसके पास कोई भी एलिमेंटल पावर नहीं थी। सिर्फ बैरियर मैजिक ही उसका एकमात्र स्किल था। राजा ये देखकर बहुत हैरान और परेशान था कि ऐसा बच्चा कैसे पैदा हो गया। उसने सोचा कि शायद कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, और फिर ये फैसला लिया गया कि सबको कह दिया जाए कि बच्चा जन्म के समय ही मर गया है। इसी के साथ हारूतो को जंगल में ही छोड़ देने का कड़ा आदेश दे दिया गया। उसी समय उस एंजल को याद आया कि उसने गलती से हारूतो को इतना ज्यादा ओवर पावर्ड बना दिया था कि उस दुनिया के डिवाइसेस उसकी असली शक्ति को नाप ही नहीं सकती थी। वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ लेवल 100 तक ही नाप सकते थे, जबकि उसने हारूतो का लेवल 1200 तक सेट कर दिया था और गलती से उसे कोई एलिमेंट भी नहीं दिया था। अब हारूतो खुद को एक जंगल में अकेला पाता है और वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक छोटा बच्चा है। उसे याद आता है कि लोगों ने कहा था कि वो बैरियर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर वो इसे ट्राई करने का सोचता है। वो अपने दिमाग में क्यूब इमेजिन करता है और उसे बना भी लेता है। उसे कंट्रोल करना काफी आसान था। वो जब चाहे उसका साइज और शेप बदल सकता था। फिर उसने उस क्यूब का इस्तेमाल खुद पर किया और हवा में तैरने लगा। अचानक एक बड़ा सा भेड़िया सामने आया। हारू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसके बैरियर ने उसे बचा लिया। हारू ने अपने उसी बैरियर से कुछ पत्थर उठाए और भेड़िए पर फेंक दिए। भेड़िया फिर भी संभल कर खड़ा हो गया। ये देखकर हारू ने एक बड़ा अटैक किया और जमीन का एक टुकड़ा ही उखाड़ लिया। तभी भेड़िया चिल्लाया तो हारू को पता चला कि ये भेड़िया बोल सकता है। वो हारू की ताकत देखकर हैरान था। उसे लगा कि ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। हारू ने बोलने की कोशिश की पर उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो उसने एक तरकीब लगाई। उसने एक ऐसा बैरियर बनाया जो उसके ख्यालों को आवाज दे सके, और अब वो आराम से बात कर पा रहा था। भेड़िए ने पूछा कि वो कौन है। हारू ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि उसे उसके लो मैजिक लेवल की वजह से निकाल दिया गया है। पर भेड़िए को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे हारू के अंदर जबरदस्त पावर महसूस हो रही थी। उसे लगा कि शायद हारू डीमन किंग का ही अवतार है। हारू ने बात को ऐसे ही रहने दिया, तो भेड़िए ने सच मान लिया। भेड़िया हारू के सामने झुक गया और बोला कि वो उसे खत्म कर दे। हारू ने कहा कि अगर वो दोबारा अटैक नहीं करेगा तो उसे मारने की जरूरत नहीं है। हारू के इस बर्ताव से भेड़िया काफी इंप्रेस हुआ और उसने फ्लेम फेनर की कसम खाई कि वो कभी उसका दुश्मन नहीं बनेगा। हारू ने उसे बाय बोला और शॉर्ट में फ्ले कहकर बुलाया, पर भेड़िया सोचने लगा कि हारू ने उसे नया नाम दिया है और दोनों के बीच एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, जिसके लिए वो अब हारू का वफादार रहेगा। जबकि सच तो ये था कि हारू ने बस उसका नाम छोटा किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। पर फ्ले को तो अपनी बात माननी थी। तभी अचानक हारू को बहुत कमजोरी महसूस हुई और वो नीचे गिर पड़ा। फ्ले इस बात को लेकर उलझन में है कि आखिर माजरा क्या है। तभी उसे एहसास होता है कि हारू को भूख लगी है। जैसे ही हारू दूध की मांग करता है, फ्ले तुरंत इंसानी रूप ले लेती है। इस रूप में देखकर हारू थोड़ा झिझक जाता है, तो फ्ले खुद को कपड़ों से ढक लेती है, लेकिन हारू को अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं लगता। फ्ले जैसे ही हारू के लिए दूध का इंतजाम करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उनके पास तो दूध है ही नहीं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वे सोचते हैं कि उस शख्स को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हारू उसे रोक देता है और पहले बातचीत करने की सलाह देता है। एक आदमी उनके सामने आता है और फ्ले उससे यहाँ आने की वजह पूछती है। वो आदमी कहता है कि वो हारू के लिए यहाँ आया है, लेकिन फ्ले उसे हारू को सौंपने से साफ मना कर देती है। जब वो आदमी उनके रिश्ते के बारे में पूछता है तो फ्ले बेझिझक कहती है कि हारू उसका मालिक है। वो आदमी बताता है कि वो हारू का सगा रिश्तेदार है और उसे लेने आया है। वो दूध भी साथ लाया है। हारू फ्ले से जिद करता है कि उसे दे दे, मगर फ्ले उसकी एक नहीं सुनती। उसे शक होता है कि जिस बच्चे को ये लोग छोड़ चुके हैं, उसे लेने के लिए वापस कैसे आ सकता है। वो आदमी अपनी बीती बताता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी, लेकिन उनका बच्चा नहीं बच सका। इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हारू को उसकी कमजोरी की वजह से छोड़ दिया गया था। उसका मानना है कि हर बच्चे को जीने का पूरा हक है। ये सुनकर फ्ले भावुक हो जाती है, जिसे देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है कि एक डीमन में भी इतने जज्बात हो सकते हैं। आखिर में वो आदमी फ्ले को भी साथ ले जाने के लिए मान जाता है, ताकि वो हारू के पास रह सके। 9 साल बीत जाते हैं। हारू अब अपने नए परिवार के बीच बड़ा हो चुका है। शुरुआत में उसने सोचा था कि जैसे ही वो खुद का ख्याल रख पाएगा, वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उस परिवार के प्यार ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। अब उसे बस एक ही परेशानी है, उसकी बहन चार्लेट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फ्ले अब घर में मेड का काम संभाल रही है और चार्लेट को फ्ले काफी पसंद है, इसलिए वो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती रहती है। फ्ले का मानना है कि उसकी जिम्मेदारी हारू की देखभाल करना है, लेकिन जब हारू उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहता है तो वे दोनों निकल जाते हैं और चार्लेट उनके पीछे पीछे दौड़ती है। ये सब हारू घर के अंदर से देख रहा होता है। तभी उसकी माँ आकर उसे समझाती है कि वो इस बात को ज्यादा गंभीरता से ना ले। उनके अनुसार चार्लेट अभी उस उम्र पर है जहाँ ज्यादातर लड़कियाँ लड़कों से बात नहीं कर पाती। हारू मन ही मन घबराता है कि कहीं चार्लेट को उसकी असल उम्र का सच तो पता नहीं चल गया। शायद इसीलिए वो उससे अजीब बर्ताव
करती है। माँ उसे सुझाव देती है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो जिम्मेदार नजर आए। हो सकता है इससे चार्लेट की सोच बदल जाए। हारू को लगता है कि उसे बच्चों की समझ नहीं है। माँ उसे ये भी याद दिलाती है कि घर का वारिस होने के नाते उसे अपने कमरे से बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। हालांकि हारू वापस अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना उसके माता पिता की उससे उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। उसे ये भी फिक्र है कि अगर उसने फ्ले को अपने साथ रखा तो चार्लेट उससे और नफरत करने लगेगी और फ्ले भी शायद उसे छोड़कर जाना नहीं चाहेगी। थोड़ी देर बाद हारू ने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके अपना एक क्लोन तैयार किया है ताकि किसी दिन वो अपनी जगह उसे छोड़ सके। हालांकि अभी तक वो क्लोन ना तो हिल पाया है और न ही कुछ बोल सका है। तभी उसके पिता कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं। हारू को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके पिता का कहना है कि अगर उसका मैजिक लेवल इतना कम है तो उसे बाकी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। हारू तो बस आराम करना चाहता था, लेकिन पिता के दबाव में उसने कोशिश की। हारू जानता है कि उसके पिता एक अनुभवी योद्धा हैं, इसलिए खुद को बचाने के लिए उसने बैरियर लगा लिया और फिर पलटवार किया, जिससे पिता की तलवार ही टूट गई। उसके पिता ये देखकर सन्न रह गए कि हारू के पास इतनी ताकत कहां से आई, और हारू खुद भी हैरान था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने अपनी शक्ति नापने के लिए एक बहुत शक्तिशाली क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किया था, ये सोचकर कि शायद उसका लेवल 100 के आसपास होगा, लेकिन उस पर भी लेवल सिर्फ 2 ही दिखाई दिया। हारू सोच रहा है कि उसे एंजल ने आखिर कौन सी पावर्स दी है। उस रात हारू के पापा अपनी वाइफ को उस ट्रेनिंग मैच के बारे में बताते हैं, लेकिन वो इस बात से काफी परेशान है कि कहीं हारू एक डेमन तो नहीं है। उनकी बात सुनकर वाइफ हैरान हो जाती है। पापा बताते हैं कि पुरानी किताबों में लिखा है कि रॉयल फैमिली के लोग पहले डेमन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे और इसी वजह से कुछ लोगों के अंदर डेमन जैसी पावर्स आ जाती थी। वाइफ कहती है कि हारू तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर फिर भी दोनों सोचते हैं कि फ्ले जो खुद एक डेमन है वो हारू को इतना क्यों मानती है। फिर भी पापा यही कहते हैं कि हारू उनका बेटा है और वो बस ये चाहते हैं कि वो खुश रहे। ये सब बातें चार्लोट छुपकर सुन रही है और वो भी ये सोचकर परेशान है कि क्या उसका भाई सच में डेमन हो सकता है। हारू अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी बाहर काफी शोर होने लगता है। वो अपने बैरियर के जरिए देखता है तो उसे कुछ घायल सैनिक दिखाई देते हैं। हारू पापा से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि चोरों ने उनके इलाके में हमला कर दिया है। सैनिकों ने चोरों का अड्डा तो ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ बहुत खतरनाक ट्रैप्स थे। पापा को लगता है कि ये सब हारू के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। फ्ले उन सैनिकों को कमजोर बोलती है कि देखो ये लुटेरों से हार गए, लेकिन हारू उसे गुस्से में चुप करा देता है। हारू आगे आता है और अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके उन घायल सैनिकों को तुरंत ठीक कर देता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं और पापा भी ये सोचकर हैरान है कि ये सब कैसे हो रहा है। रात को हारू की नींद खुलती है और वो देखता है कि फ्ले उसके कमरे के बाहर खड़ी है। वो कुछ नहीं बोल रही तो हारू को याद आता है कि उसने ही उसे चुप रहने को कहा था। हारू उससे सॉरी बोलता है और उसे बोलने की इजाजत देता है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं और हारू अपने बैरियर मैजिक से उन चोरों की लोकेशन ढूंढ लेता है जिन्होंने पापा पर हमला किया था। वो फौरन उड़कर उनकी तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कोई छुपकर उन दोनों को देख रहा है। दूसरी ओर लुटेरे अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे और उनका लीडर अपने आगे के प्लान पर चर्चा कर रहा था। उनकी योजना वापस अपने देश जाने की थी। तभी हारू वहाँ पहुँच जाता है और फौरन अपने बैरियर का इस्तेमाल करके सबको घेर लेता है। उनमें से एक बंदा कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हारू उसे तुरंत ही दूर उछाल लेता है। उनका सरदार हार मान लेता है। वो बताता है कि वे सभी पड़ोसी साम्राज्य के सैनिक हैं और उनका मकसद इस राज्य में तबाही फैलाना था। वो ये भी खुलासा करता है कि उन्हें अंदर से किसी का साथ मिला हुआ था। हारू सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसके पिता को खत्म करने की साजिश रच रहा है, मगर सैनिकों को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता होता। वे अपनी जान बख्शने की गुहार लगाते हैं, लेकिन हारू उन्हें याद दिलाता है कि उसके पिता पर हमला करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। इसके बाद फ्ले पूरे ठिकाने को आग के हवाले कर देती है। हारू एक सीक्रेट लेटर के जरिए अपने पिता को सारी जानकारी भेज देता है। उसके पिता ये जानकर दंग रह जाते हैं कि इस मामले में एक पूरा साम्राज्य शामिल है। चार्लोट का मानना है कि ये सब किसी शक्तिशाली लीडर का काम है और उसे शक होता है कि इसके पीछे फ्ले का हाथ है। चार्लोट अचानक उठ खड़ी होती है और बाहर जाने की बात कहती है। बाहर निकलते ही उसे पिछली रात की कुछ बातें याद आती हैं। वो फ्ले से पूछती है कि क्या हारू 2 हैं? फ्ले थोड़े हैरान होते हुए जवाब देती है कि उसे चार्लोट की बात समझ नहीं आई। चार्लोट बताती है कि उसने हारू को उड़ते हुए देखा था, जबकि उसके पास इतनी माना नहीं है कि वो उड़ सके। इसी वजह से उसने हारू के कमरे की तलाशी ली, जहाँ उसने बिस्तर पर हारू का क्लोन सोया हुआ पाया। उस क्लोन से वैसी डरावनी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी जो हमेशा हारू के आसपास रहती है। चार्लोट उलझन में है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फ्ले ये जानकर हैरान होती है कि चार्लोट अपने भाई की शक्ति को भांप सकती है। वो उसे बताती है कि हारू असल में कितना ताकतवर है, लेकिन वो सलाह देती है कि इन सब बातों के बारे में ज्यादा ना सोचे। बाद में फ्ले ये सब हारू को बताती है और हारू हैरान है कि चार्लोट ने इतनी जल्दी उसके क्लोन का सच पकड़ लिया। हारू फैसला करता है उन पर अटैक करते हैं। नटालिया उन्हें रोक तो लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसके पैर में चोट लग जाती है। अचानक चार्लोट को कोई आवाज सुनाई देती है जो उसे रास्ता बता रही होती है। चार्लोट अपनी माँ से भागने को कहती है। नटालिया को समझ नहीं आता कि ये आवाज किसकी है, लेकिन वो किसी तरह एक किनारे तक पहुँच जाते हैं। चार्लोट के बोलने पर वो दोनों जादू का इस्तेमाल करके नीचे कूद जाते हैं। वहाँ एक गुफा मिलती है, पर नटालिया को लगता है कि वहाँ रोशनी ज्यादा है तो छिपना मुश्किल होगा। नटालिया को लगता है कि जो भी उन्हें गाइड कर रहा है पक्का कोई हीरो होगा। वो चार्लोट को गुफा में छिपने को कहती है और खुद बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, वहाँ इल्यूजन मैजिक काम करने लगता है जो उसे गायब कर देता है। सोल्जर्स ठीक उसी जगह पहुँच जाते हैं। नटालिया को लगता है कि पकड़े जाने से बेहतर है कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन जैसे ही वो खुद पर वार करती है उसका ब्लेड टूट जाता है और तभी हारू सही टाइम पर वहाँ एंट्री मारता है। गुस्से में आपा भोए हारू ने एक झटके में
में सारे सोल्जर्स का खेल खत्म कर दिया। उसने चार्लट को इशारा करते हुए अपनी माँ की सेफ्टी का जिम्मा सौंपा। हारू की प्रेजेंस इतनी भारी थी कि चार्लट को एक पल के लिए लगा कि शायद यही उसका भाई है। उसने अपनी घबराहट को एक तरफ रखा और हारू के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने नाम को उसके मुंह से सुनकर हारू चौंक गया। चार्लट ने सीधे पूछ लिया कि क्या वही है जो बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। बात को संभालते हुए उसने हाँ कह दिया। चार्लट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि हारू अपनी पावर का इस्तेमाल सही काम के लिए कर रहा है। उसने देर से पहचानने के लिए माफी मांगी, जिस पर हारू ने साफ कह दिया कि इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसे राज ही रहने दो। रात होते होते हारू के पापा तक इस घटना की खबर पहुंच गई। वे सोच में पड़ गए कि आखिर वो अनजान शख्स कौन है जो उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। उन्होंने हारू से भी जानना चाहा कि क्या उसे कोई सुराग पता चला, लेकिन हारू ने बस इतना ही कहा कि जो हमारी मदद कर रहा है उसे अपने हाल पर रहने देना ही ठीक है। कुछ देर बाद चार्लट और नतालिया वापस घर पहुँचे। चार्लट ने अंदर आते ही सीधा हारू को गले लगा लिया और बताने लगी कि उसने कितना मिस किया। उसकी माँ ये सब देखकर हैरान थी कि अचानक इन दोनों में इतनी केमिस्ट्री कैसे आ गई। चार्लट ने घुमा फिराकर जवाब दिया कि उसे हारू से प्यार हो गया है। हारू को तो ये सुनकर अच्छा लगा, पर फ्ले के मन में इस नए कनेक्शन को लेकर जलन पैदा हो गई कि चार्लट रोज ही हारू के रूम में घुस जाती है और खेलने की जिद करने लगती है। हारू के लिए उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया है क्योंकि चार्लट की अटैचमेंट काफी बढ़ गई है। एक बार जब चार्लट ने उसके काम के बारे में पूछा तो हारू ने बताया कि वो अपने मैजिक से सिचुएशन पर नजर रख रहा है। चार्लट ये जानकर हैरान रह गई कि हारू को एंशिएंट मैजिक आता है। हारू ने बताया कि ये बहुत पुराना और टफ मैजिक है। चार्लट ने कहा कि उसने इसके बारे में किताबों में पढ़ा है और उसे फौरन अपने महल ले गई। वहाँ की लाइब्रेरी को देखकर हारू की आंखें फटी रह गई और फिर चार्लट ने कुछ जरूरी किताबें ढूंढने में उसकी मदद की। हारू को जब ये पता चला कि उसका बैरियर मैजिक दरअसल पुराने समय का एंशिएंट मैजिक है तो वो सोच में पड़ गया। उसे हैरत हुई कि चार्लट इतनी कठिन किताबें कैसे पढ़ रही है जो शुरू में उसे काफी कॉम्प्लेक्स लगी थी। चार्लट ने बताया कि उसके पापा अक्सर उसे ये सब सुनाकर सुलाते थे। उसने हारू से रिक्वेस्ट की कि वो भी वैसा ही करे और फिर वो प्यार से हारू की गोद में बैठ गई। हारू ने बड़े भाई के रोल को निभाते हुए उसे सुनाना शुरू किया। किताब में उन्होंने पढ़ा कि कुछ ऐसे डेटीज यानी देवता होते हैं जो अलग डायमेंशंस में ट्रैवल करने की क्षमता रखते हैं। हारू को ये सब बिल्कुल एनिमे की तरह महसूस हुआ। जब चार्लट ने पूछा कि एनिमे क्या होता है तो हारू ने पहले सोचा कि वो शायद नहीं समझ पाएगी, पर जब चार्लट ने जिद की तो उसने बताया कि ये ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो एनिमेशन के जरिए जिंदा लगती हैं। हारू इतना एक्साइटेड हो गया कि चार्लट भी उसे देखने की इच्छा जताने लगी। तभी हारू ने ठान लिया कि वो कोई न कोई जुगाड़ जरूर करेगा। कोशिश करने के 2 हफ्ते बाद हारू ने इंटरनेट के जरिए एक्सेस पा ही लिया। उसका पुराना नेटफ्लिक्स अकाउंट अब भी एक्टिव था। उसने शार्लेट के लिए एक सेपरेट प्रोफाइल सेटअप कर दी। पहली बार जब शार्लेट ने मैजिकल गर्ल वाला शो देखा तो वो ये देखकर शॉक हो गई कि पिक्चर सच में हिल डुल सकती हैं। पर लैंग्वेज एक प्रॉब्लम थी क्योंकि वो जापानीज नहीं जानती थी। हारू को लगा कि ये लैंग्वेज सीखना मुश्किल होगा, पर उसने बचपन की वजह से उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने उसे अल्फाबेट सिखाए और नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2 घंटे में शार्लेट ने वो सब याद कर लिया। 2 हफ्ते बीतने के बाद शार्लेट दौड़ती हुई हारू के पास आई और अपना फेवरेट शो दिखाने की जिद करने लगी। स्क्रीन पर ज़ॉम्बीज का शहर में आतंक था और हीरोज उनसे लड़ रहे थे। हारू को ये देखकर यकीन हो गया कि शार्लेट ने बिना किसी हेल्प के सिर्फ एनिमे देखकर पूरी लैंग्वेज समझ ली है। वो सोचने लगा कि ये लड़की पक्का कोई जीनियस है। उसे इस बात की बहुत खुशी हुई कि शार्लेट इतने मजे से अपना शो एंजॉय कर रही है। हारू को लगता है कि बच्चे की आदतें बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए वो शार्लेट पर पाबंदी लगा देता है कि वो दिन भर में सिर्फ 3 घंटे ही एनिमे देख पाएगी। शार्लेट का चेहरा उतर जाता है और वो पूछती है कि ऐसा क्यों किया। हारू उसे समझाता है कि ये सब उसी के फायदे के लिए है। रात के खाने पर शार्लेट को काफी नींद आ रही होती है। उनके पिता पूछते हैं कि तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे थे। शार्लेट जवाब देती है कि हम एंशिएंट मैजिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत खुश होती है कि दोनों बच्चों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। डिनर के बाद शार्लेट फिर से हारू के पीछे पड़ जाती है, लेकिन हारू साफ मना कर देता है कि आज का कोटा पूरा हो चुका है, अब चुपचाप जाकर सो जाओ। हारू नहाने चला जाता है और शार्लेट भी उसके पीछे पहुंच जाती है। शार्लेट सोचती है कि अब जब एनिमे नहीं देख सकते तो सो ही जाना बेहतर है। हारू मन ही मन सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल किसी कट्टर एनिमे फैन जैसी बातें कर रही है। तभी शार्लेट की नजर हारू के सीने पर बने एक निशान पर पड़ती है और वो उसे किसी हीरो की निशानी बता देती है। हारू को लगता है कि शार्लेट ने हद से ज्यादा एनिमे देख लिया है, फिर भी वो बात संभालते हुए कहता है कि ये सीक्रेट है क्योंकि असली हीरोज हमेशा अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और हारू सोने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट भी उसी के साथ सो जाती है। दूर खड़ी उनकी माँ ये सब देखकर खुश होती है कि दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। हालांकि हारू को बस अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। अगले दिन उनके पिता कुछ बदमाशों को पकड़ने के लिए निकलते हैं तो शार्लेट उदास हो जाती है और उन्हें पिता की फिक्र सताने लगती है। हारू उसे दिलासा देता है कि चिंता की कोई बात नहीं, पापा सुरक्षित वापस आ जाएंगे। शार्लेट जिद करती है कि हारू को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन लोगों की मदद करनी चाहिए और वो उसे पिता के पीछे जाने के लिए मना ही लेती है। जाने से पहले शार्लेट की डिमांड होती है कि हारू को किसी एनिमे कैरेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होकर जाना चाहिए। हारू को कॉस्ट्यूम पहनकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन शार्लेट को वो बेहद कूल लगता है। शार्लेट भी साथ चलना चाहती है, पर हारू उसे खतरे का हवाला देकर मना कर देता है, जिससे वो फिर से उदास हो जाती है। इसके बाद हारू को एक मौका मिलता है अपनी हीरो वाली स्किल्स दिखाने का। वो फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। लुटेरों का पीछा करते हुए वो एक गुफा तक पहुँचता है जहाँ वे छिपे थे। हारू ने अपनी जादुई बैरियर तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें अंदर ही कैद कर लिया। जैसे
जैसे ही वो उनके सामने आया, चोर पूरी तरह भौचक्के रह गए।